नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 26 दिसंबर और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने हाल ही में एग्जाम दिया होगा पीसीएस का, जो कि 22 दिसंबर को था। और कई सारे लोगों का बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा क्रोध, बहुत सारा जो है एक तरीके से इरिटेशन आयोग पर जा रहा है जिस तरीके से पेपर बनाया गया। हालांकि अगर आप इस पूरे पेपर को अगर आप देखोगे तो पेपर बेसिकली क्या था, थोड़ा सा फैक्चुअल था। थोड़ा सा मैं 5 मिनट यहां पे रुकता हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी, उसके बाद हम करंट पर चर्चा करेंगे आगे, ठीक है? तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखिएगा, आपके काम की बात है। ओके, तो आयोग ने पेपर बनाया और आयोग ने पेपर इस तरीके से बनाया कि फैक्चुअल डेटा थोड़ा सा ज्यादा डाला और करंट के क्वेश्चंस को और बाकी जीएस के क्वेश्चंस को क्या किया उसने, फ्रेमिंग क्या की, उसने चेंज कर दी। अगर आप लोग को याद होगा भाई साहब, जो भी प्रश्न आया था, अभी बहुत सारे लोग पेपर्स को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सर पेपर बहुत टफ आया था, सर बहुत हार्ड आया था, अगर बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप एक रियल एनालिसिस आप पेपर की करेंगे तो आप दो चीज पाएंगे। पहली चीज क्या पाएंगे पेपर में? पहली चीज पाएंगे आप पेपर में कि पेपर फैक्चुअल था, ठीक है? थोड़ा सा यहां पे समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे करंट अफेयर्स पर, क्योंकि ये काम आपके भी वीडियो उसमें आरओ में भी होने वाला है, ठीक है? इस पर थोड़ा सा नजर डालिएगा। मैंने क्या कहा कि पेपर थोड़ा सा क्या हुआ, एक तो फैक्चुअल आएगा, क्या आया, फैक्ट भी आप पे आया, एक बात, ठीक। दूसरा क्या हुआ, पैटर्न को उसने क्या किया, चेंज कर दिया। क्या किया? पैटर्न को चेंज किया, ठीक है। और क्या किया, थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया, एक तरीके से फैक्चुअल के साथ में थोड़ा ट्रिकी कर दिया, ठीक है। अब ये तीन चीजों के करने से क्या हुआ कि थोड़ा सा पेपर आपका क्या हुआ, टफ होने लगा। जैसे कि पहले एक सिंपल क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, पहले कोई क्वेश्चन पूछ लेता था कि बताओ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता था। सिंपल सा क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन होते थे ए बी सी डी, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 जून, 6 जून। फट से आप जो है 5 जून लगा के चले जाते थे। लेकिन इस बार क्या किया, इसने कई सारे दिवस दे दिए और पूछा कि इनको क्रमानुसार लगाइए कि बताओ भैया क्या क्या हुआ। इसके अलावा हाल ही में राष्ट्रपति जहां जहां के नियुक्त हुए हैं उनका भी क्रम पूछ लिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जहां पर डेट और क्रम पूछ लिया आपसे। और अगर आपको याद होगा भाई साहब, मैंने करंट अफेयर्स क्लास में कितनी बार मैंने आपको कहा है, कितनी बार समझाया मैंने आपको कि आपको क्रमवार चीजों को पता होना चाहिए, सीरीज वाइज पता होना चाहिए। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के मैं आपसे कह रहा था। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर आई दृष्टि से नहीं आया, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहां से नहीं आया, वहां से। भाई साहब वहीं से था, कहीं अलग से नहीं था। आप हूबहू प्रश्न को उठा के देख सकते हैं। कई सारे एग्जांपल मैं आपको नहीं देने जा रहा हूं, लेकिन थे प्रश्न। इनफैक्ट मैंने जो करंट अफेयर्स कराए थे वहां से प्रश्न आपके थे, चाहे वो पिरूल लाओ पैसे ले जाओ का क्वेश्चन हो, चाहे वो राष्ट्रपतियों का क्वेश्चन हो। मैंने हर देश कराते समय मैंने आपको कहा था वहां के उस देश के करेंसी, उस देश के राष्ट्रपति, उस देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए। हर क्वेश्चन में मैं आपको एक बार समझाता था, टास्क में देता था। कई सारे टास्क मैंने आपको दिए थे, चाहे वो राज्यपाल का हो, चाहे वो क्या कहते हैं मुख्य न्यायाधीश का हो, चाहे अलग अलग हो। मैंने कहा था कि इनको डिटेल्स में पढ़िएगा, इनके बारे में प्रश्न पूछता ही पूछता है, चाहे पंचायती राज का क्वेश्चन हो। याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? मैंने सब कहा था आपसे कि आप रेडी करके चलिएगा। बावजूद इसके अगर आप रेडी करके नहीं गए होंगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट विद फैक्ट नहीं लगाया होगा, तो फिर यहां पर पेपर क्या होगा, आपको कठिन लगा होगा। सीधी सी सरल सी बात है ना? तो मैं ये क्या आपसे कह रहा हूं, पेपर टफ था, जेन्युइनली टफ था। लेकिन टफ इसलिए था, टफ इसलिए नहीं था कि बहुत खराब पूछा, टफ इसलिए था बिकॉज ऑफ उसने पैटर्न को चेंज कर दिया, फैक्चुअल डेटा डाल दिया और ट्रिकी थोड़ा सा बना दिया। इसलिए क्या हुआ, थोड़ा सा पेपर आपको टफ लगने लगा, जो कि था भी एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है? तो ये बातें कुछ थी जो मैंने आपसे कही। अब से आपको ध्यान रखना है कि जो मैं करंट अफेयर्स में बताऊं कराऊं, और बहुत सारे पेपर में लाना भूल गया आज, नहीं तो मैं पेपर लाता और आपको याद दिलाता कि ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं, एग्जैक्ट मैंने कराए हैं। करंट अफेयर्स क्लास में मैंने बहुत कुछ कराया। 7 मई से मैंने स्टार्ट किया था, दिसंबर अभी चल रहा है, दिसंबर तक इस 5-6 महीने में मैंने बहुत कुछ कराया है। इस 5-6 महीने को अगर आपने लगातार देखा होगा, यकीन मैं कह सकता हूं। और अभी मेरे पास भी कई सारी कॉल आई कि सर करंट अफेयर्स मैंने आपसे और दृष्टि के अलावा सीएम सर के अलावा मैंने कहीं से नहीं किया। मेरे हुए क्वेश्चन और उनके अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं, वो मेंस की तैयारी करने लग रहे हैं, और आप कहोगे सर नहीं ऐसा हुआ, तो ऐसा मैं नहीं मान सकता हूं, ठीक है? तो ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अभी आरओ पर फोकस करें, पीसेस पर फोकस करें, क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, इस पर एक वीडियो संभवतः आज शाम तक या आपको कल मिल जाएगा। व्यापक रूप से हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ हमें करना है, कैसे करना है, और उसके आधार पर हम लोग जो है आगे अपनी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो संभवतः अगर आज नहीं आ पाए तो कल शाम तक आपका वो वीडियो मिल जाएगा।
अभी खाइए पीजिए, मौज मस्ती करिए और आइए करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं। कल हम लोग इस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। बाकी परेशान मत होइए, पेपर की एनालिसिस करिए पीसेस की। आरओ वाले अभ्यर्थी जिन्होंने पीसेस नहीं भी दिया होगा वो लोग पेपर की एनालिसिस करिए और उसके बिहाफ पर क्या करिए, अपनी तैयारी को शुरू करिए। राइट, बाकी कंटेंट नंबर ऑलरेडी टेलीग्राम पर मेरा पड़ा हुआ है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे से, या जो नंबर्स ऑफिस के हैं वहां पर भी कॉल करके आप मुझसे नंबर मेरा ले सकते हैं। वहां पर मुझसे व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी कोई प्रॉब्लम होगी पीसीएस आरओ को लेकर के आप डायरेक्टली मुझसे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और बाकी कल हम लोग डिटेल्स में चर्चा इस पर करेंगे कि दरअसल अभी क्या कुछ आपकी रणनीति होनी चाहिए आरओ या पीसीएस को लेकर के, ठीक है। चलिए आइए, और उसके पहले हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक डिस्काउंट, एक बड़ा डिस्काउंट आपके है कि इस समय अभी 31 दिसंबर तक आरओ के लिए जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, हिंदी का हो, टेस्ट सीरीज का हो, सभी पर बम्पर ऑफर है, यानी कि बिग डिस्काउंट है। 50% का डिस्काउंट अभी आपके लिए चल रहा है। तो अगर आपका लक्ष्य आरओ का है तो प्लीज आप लोग आरओ वाले बैच को ज्वाइन करिए। वहां पर सभी कोर्सों पर, जितने भी कोर्स आपके हैं सभी कोर्सों पर 50% का चल रहा है डिस्काउंट। और उसके लिए आप लोग जो नीचे दिए गए जो नंबर हैं, इन सभी नंबरों पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। यहां पर जो है आप लोग को जो भी क्वेरी करनी होगी आप इन नंबर से कॉल करके, ऑफिस के नंबर हैं, इनसे आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अभी 31 दिसंबर तक ही है, मौका आपके पास है, ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट ईयर रिवीजन की। तो भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 23वीं बैठक कहां पर संपन्न हुई, तो ये पेइचिंग में संपन्न हुई। देखो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आए थे, मैंने बार बार कहा था भैया रेडी कर लेना, रेडी कर लेना, रेडी कर लेना, लेकिन बात वही ना, इधर से सुनते होगे उधर से निकाल देते होगे, शायद इसलिए समझ में नहीं आया होगा। मैं बार बार कहता हूं कि जितना मैं बोलता हूं, बकबक करता हूं, सारी बातों को सुना करो प्लीज। अभी भी समय है आरओ के लिए, आप लोग प्लीज मेरी बातों को सुना और समझा करिए। राइट, चलिए, हाल ही में कहां पर गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग कर वन्यजीव संरक्षण ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है असम के द्वारा, वहां पर टैगिंग की जा रही है इसकी डॉल्फिन की। हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा बन गया है, मसाली गांव बन गया है, गुजरात का यह गांव है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कहां पर सुशासन सप्ताह मनाया गया, तो यह मनाया गया मणिपुर में, ध्यान रखिएगा। सुशासन, एक बात याद रखो, सुशासन पर एक क्वेश्चन भैया आया था अगर आपको याद होगा तो, और सुशासन को लेकर के आपको मैंने मेंस में क्वेश्चन बताया था, मैंने ई गवर्नेंस बताया मैंने आपको, ठीक है। ई क्या कहते हैं, ई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया मैंने, ई शासन के बारे में बताया मैंने, सुशासन पर प्रश्न क्वेश्चन दिया आपको मुख्य परीक्षा के लिए, मैंने डिटेल्स में समझाया था। और सुशासन पर यह भी मैंने कहा था कि प्री प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुशासन का टॉपिक बेसिकली मेंस में जाता है, लेकिन प्री में प्रश्न पूछ लिया था और मैंने आपको बताया भी था। अब इतना बताने के बाद भी अगर आप नहीं कर पाए होंगे तो इसमें क्या कोई कुछ कर सकता है, ठीक है। मैंने सब कुछ समझाया था, सुशासन पर मैंने प्रश्न आपको कराया था और अभी हाल ही में मैंने बताया था, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। लेकिन बस वही है ना कि क्या किया जाए, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न भले ही मैं 7-8 कराता हूं, 8 कराता हूं, लेकिन वो सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। प्लीज आप लोग अभी भी आप अवेयर हो जाइए थोड़ा सा। ये मेरी हम्बली आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत मेहनत से कराता हूं प्रश्नों को, और अब मैं क्वेश्चन खुद से बनाता हूं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कोई टीम मेरी नहीं बनाती है, ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग दरअसल मेरी होती है, टीम नहीं बनाती है, ठीक है। टीम बनाती होती तो मैं इस पर दावा नहीं करता था, लेकिन मैं खुद बनाता हूं, मैं खुद फ्रेम करता हूं, इसलिए मैं इस पर दावा करता हूं कि इसको देखा करिए आप लोग, ठीक है। अभी भी समय है आपके पास। चलिए, नागालैंड की किस प्रसिद्ध लेखिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है, स्टीन क्रे। भारत ने युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को वैश्विक सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो फ्रांस के साथ किया, ध्यान रखिएगा। आगे, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट अगले आयोजन 2025 मतलब कहां पर किया जाएगा, तो पाकिस्तान में किया जाएगा, ठीक है। अब कल हमने प्रश्न पूछा था आपसे कि सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है, डी से है, यानी कि केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध को लेकर के सरकारी आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए, और सरकारी आयोग से प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, ठीक है, आइए अब पहला प्रश्न। सुशासन दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, ठीक है। सुशासन शब्द ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सुशासन के लिए गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, इसलिए यह प्रश्न आपको बेसिकली पता होना चाहिए। सुशासन दिवस बेसिकली मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है यह भी आपको पता होगा। सुशासन के बारे में अभी हम लोग एक बार चर्चा और कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। लेकिन इसके पहले जान लीजिए कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री कौन, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, ठीक है। सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा
देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। यह फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि बताओ सुशासन दिवस मनाए जाने की घोषणा किस वर्ष की गई थी, आप कहेंगे वर्ष 2014। अब ये दिल दिमाग खोल के रखना, ठीक है। ऐसे ही फैक्चुअल डेटा आपसे पूछ लेता है, फिर आप हक्का बक्का हो जाते हो। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, आप लोग को पता होगा, ठीक है। 1996 और 1999 में वह प्रधानमंत्री के रूप में क्या हुए, नियुक्त किए गए थे। आप सभी लोगों को याद होगा, आप में से बहुत सारे लोगों का तो शायद जन्म नहीं हुआ होगा, बर्थ ही नहीं हुआ होगा, हम लोग तो थे उस समय। और अटल जी के बारे में कहा जाता है कि न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के लोग भी उनके कार्यों के लेकर के कायल थे। विदेश मंत्रालय जब उन्होंने संभाला, बहुत अच्छे संभाला, और इसके अलावा जो मंत्रालय जो प्रधानमंत्री काल जो भी दिया गया उनके लिए, वो बहुत ही बेहतर ढंग से उन्होंने जो है किया था। और पाकिस्तान के साथ समझौता को लेकर के भी काफी उनके प्रयास रहे। हालांकि पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है, तो बात तो आता नहीं है, लेकिन क्या ही किया जाए। लेकिन जो है काफी बृहत स्तर पर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है और कहा जाता है कि उनकी बोली, उनकी भाषा अपने आप में जो प्रतिद्वंदी उनके हुआ करते थे उनको स्तब्ध कर देती थी। उनका जो बात करने का तरीका था बहुत ही सौम्य था। और अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता पक्ष के साथ साथ में विपक्ष में भी उतने ही मुखरता के साथ उनका नाम लिया जाता था, ठीक है। कायल थे सभी लोग बेसिकली उनको। 1994 में उन्हें पद्म विभूषण और 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती शताब्दी समारोह के तहत लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन अभी हाल ही में राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में किया। यह भी आप लोग याद रखिएगा। और बात अभी हम लोग सुशासन की कर रहे थे। सुशासन मतलब क्या होता है, गुड गवर्नेंस होता है। मतलब कि एक ऐसा शासन जहां पर सभी लोगों को अधिकार मिले, जहां पर जवाबदेहिता और पारदर्शिता यानी कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी क्या रहे, मेंटेन रहे। इसी के लिए सुशासन का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है। और इसके साथ साथ में एक कॉन्सेप्ट क्या आया, ई गवर्नेंस का आया है। ई गवर्नेंस यानी कि ई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जिसके अंतर्गत ब्रॉडबैंड सुविधाएं आपकी इंटरनेट का आदि का इस्तेमाल करके अपने शासन को सुशासन की तरफ क्या करना है, ले जाना है, ठीक है। डिटेल्स में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और 27 जो है बेसिकली दिसंबर को कुछ चीजों पर हम लोग और आपसे कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। 27 दिसंबर के दिन आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं कुछ बिग अनाउंसमेंट करूंगा जहां पर आपको पीसेस के लिए बहुत सारे चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो फ्री इनिशिएटिव के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है भैया? 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या फिर 24 दिसंबर? जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि किसान दिवस कब मनाया जाता है बेसिकली। तो किसान दिवस मनाया जाता है कब? किसान दिवस मनाया जाता है आपका 23 दिसंबर। क्या यह सही उत्तर है? आई थिंक सही होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब 23 दिसंबर। यानी कि भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के अधिकारों के समर्थक कौन, चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जानते होंगे। और इनका नाम बेसिकली जो है जाट समुदाय के अंतर्गत बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही जो है समर्पण के साथ में इनका नाम लिया जाता है। कृषि क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देते हुए 23 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में घोषित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चौधरी चरण सिंह के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे। खासकर मेरठ, बिजनौर और उधर बागपत के जो एरिया के जो हाथरस के जो लोग होंगे वो लोग इनको बहुत ही बखूबी तरीके से जानते होंगे। खासकर हरियाणा वाला क्षेत्र, हरियाणा पंजाब का क्षेत्र भी इनके लिए काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ योजनाएं हैं जो कि किसानों से संबंधित हैं, उनको एक बार हम लोग थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। और मैंने बार बार कहा था कि योजनाओं से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, योजनाओं से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे कि नहीं आए थे भाई साहब। लेकिन गलती वही है ना कि करते नहीं हो लोग आप लोग। फिर से कह रहा हूं, जो कहा करो उसको नोट डाउन कर लिया करो। 2 कॉपी आप लोग प्लीज बना लो। एक कॉपी टास्क की जो मैं आपसे कहता हूं कि आपको ये होमवर्क करना है, और एक कॉपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के बना लो। अगर पीसीएस के मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी अगर आप कर लोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा प्री प्लस में इसमें मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर नहीं बनाई तो 2 कॉपी आप लोग प्लीज बना लीजिएगा। चलिए कुछ योजनाओं के बारे में हम लोग देखते हैं फटाफट। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना जो भी है क्या है, 24 फरवरी 2019 यानी कि 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई पीएम किसान योजना का उद्देश्य देश भर के भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना के तहत डीबीटी मोड के माध्यम से 3 बराबर चौमासिक किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे 6,000 रुपए हस्तांतरित किए जाते हैं। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक भारत सरकार ने 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है, जिसमें 11 करोड़ से
अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। ये डेटा नोट कर लो भैया, ये ना सिर्फ आपके पीसीएस के प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आरओ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आरओ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि यह डेटा आपके पीसीएस मेंस के साथ साथ में यूपीएससी और अदर स्टेट में भी इंपॉर्टेंट है। ये सब फैक्ट हैं, अगर किसानों से रिलेटेड कोई चीज आती है तो इसके आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसको नोट कर लो। ओके, चलो आगे। एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको पीएमएफबीवाई का उद्देश्य क्या है, किसानों को किफायती फसल बीमा प्रदान करना है, जो बुआई से पहले लेकर कटाई के बाद के चरणों में प्राकृतिक प्रतिकूलताओं के जोखिम को कवर करता है, जिससे त्वरित और पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित होता है। यानी कि अगर कुछ नुकसान होता है तो उसको मुआवजा मिलेगा। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक इस योजना ने 68.85 करोड़ किसान आवेदनों का बीमा किया है और 1,62,966 करोड़ रुपए के दावे वितरित किए हैं। यह भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें नुकसान होने पर भरपाई की जाती है एक तरीके से, ठीक है, मुआवजा दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है, ये हटा दीजिएगा, ठीक है। तो 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई पीएमकेएमवाई मासिक पेंशन की पेशकश करके कमजोर किसान परिवारों को सुरक्षा प्रदान करती है और 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान इस योजना में मासिक योगदान करते हैं, जिसके बराबर राशि सरकार जो है क्या करती है, देती है। तो यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, शुरुआत 12 सितंबर 2019। ये सब भैया डेट याद कर लो, फिर से क्रम पूछ लेगा, हक्का बक्का हो गोलगप्पे से बैठ जाओगे चुपचाप से, अरे यार कहां से पूछ लिया, भाई साहब पूछता है, इसको नोट कर लो प्लीज, है ना, जो कहता हूं नोट करो। पता नहीं कि इरिटेशन होती है मुझे इस बात के लिए कि जब आप लोग कहते हो कि सर पेपर ऐसे नहीं ऐसे आ गया, भाई कैसे नहीं आ गया, है ना, किसी लोग का सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। मैं कहता हूं कि जितना टीचर कहता है आप उसको प्लीज फॉलो करें, प्लीज फॉलो करें, प्लीज फॉलो करें, ठीक है। बहुत रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ गई पेपर को लेकर के और मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड भैया क्या है, ये केसीसी 1998 में शुरू हुई थी। अब देखो 1998 की योजना है, लेकिन क्रमवार पूछ लेगा आपसे, ठीक है, तो याद रखना इसको। तो 1998 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना किसानों को उनकी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए कृषि इनपुट और नकदी तक आसान पहुंच प्रदान करती है। फरवरी 2019 में रिजर्व बैंक ने कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए पशुपालन और मत्स्य पालन को केसीसी की सुविधा प्रदान की है, ठीक है। इसके अलावा 31 मार्च 2024 तक 7.75 करोड़ सक्रिय केसीसी खाते हो गए। इसके खाते जो कितने हो गए, 7.75 करोड़ जो है खाते इसके हो गए, किसके, किसान क्रेडिट कार्ड के। ओके, चलिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 2015 में होती है और 2015 में शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना और कुशल उर्वरक उपयोग को क्या करना है, बढ़ावा देना है। और इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ये जो आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है इसके ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं, अभी 5 स्टेट के राज्यपाल चेंज किए गए हैं और राज्यपाल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं, वीके सिंह, आरिफ मोहम्मद खान, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ जरा, बिहार वाले बताओ भैया कि कौन चुने गए हैं। तो अभी बिहार के नए राज्यपाल बेसिकली आरिफ मोहम्मद खान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बने हैं और जो आपके वीके सिंह हैं, वीके सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे, रिटायर्ड केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और इसके अलावा जो है क्या थे आप जानते होंगे, ठीक है। तो वीके सिंह सेना में ऑलरेडी काम कर चुके हैं बड़े पद पर। तो वीके सिंह को मिजोरम का नया राज्यपाल जो है बनाया गया है। अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया गया। हरिबाबू कामती को उड़ीसा का नया राज्यपाल और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, यह ध्यान रखिएगा। और आज मैं आपको टास्क देता हूं कि राज्यपाल के बारे में डिटेल्स जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रश्न भी राज्यपाल के बारे में पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आज का टास्क नंबर 1 है आपके लिए, तुरंत कॉपी उठा लो चुपचाप से आप लोग, फटाफट जल्दी, सब दिख रहा है मेरे को यहां से, कॉपी उठाओ और राज्यपाल को आज ही नोट डाउन करना है। अभी भी समय है, जितना मैं कहता हूं करने की कोशिश करिएगा, पेपर आपका कठिन नहीं लगेगा। राज्यपाल के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है, कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के अधिकार क्या होते हैं, राज्यपाल और क्या कुछ कर सकता है, ये सभी चीजें आपको राज्यपाल के बारे में पढ़नी है, आज ही पढ़नी है। करंट अफेयर्स पढ़िएगा, उसके बाद आपको ये टास्क मेरा राज्यपाल वाला आपको क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। और अगर पूरा पहले कर लिया होगा तो रिवीजन करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, एस जयशंकर जी को, या फिर जगदीप धनखड़ जी को? तो ये जो अभी आपका श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार दिया गया है बेसिकली, ये दिया गया है आपको एस जयशंकर जी को, यानी कि जो कि क्या है आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी कि विदेश मंत्री हैं, इन्हीं को दिया गया है। तो उन्हें यह पुरस्कार बेसिकली दक्षिण भारतीय शिक्षा समिति के द्वारा प्रदान किया गया। तो यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में एस जयशंकर जी को जो है यह पुरस्कार दिया गया, श्री चंद्रशेखरेंद्र, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि बेसिकली यह पुरस्कार दक्षिण भारतीय शिक्षा समिति के द्वारा उनको दिया गया। ठीक है, ऐसे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा उन्हें यह पुरस्कार भारत के विदेश नीति और वैश्विक पटल पर उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया गया है, क्योंकि बड़े लेवल पर, बृहद लेवल पर उन्होंने फॉरेन जो हमारा रिलेशन होता है उसको लेकर उन्होंने बहुत कुछ बेहतर कार्य किया है, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में मलेशिया ने भारत के नागरिकों के लिए वीजा छूट को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? 2025, 2026, 2027, 2028? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2026 तक के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि मलेशिया ने 2026 तक के लिए फ्री वीजा नीति को आगे बढ़ा दिया है। भारत के साथ में चीन भी है। ठीक है, इसमें भारत है आपका, ठीक है, और भारत के साथ में चीन, इन दोनों देशों के लिए बेसिकली जो वीजा फ्री नीति है 2026 तक के लिए क्या कर दी है? बढ़ा दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये यहां पर देख लीजिएगा, यानी कि कौन कौन सा? भारत और चीन के लिए 2030 में, सॉरी यह 2023 होना चाहिए जहां तक संभव था। ठीक है, 2030 नहीं, 2023 होना चाहिए। 2023 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। यहां पर 2023 कर लीजिएगा, इसको कटिंग करिए, यह हो जाएगा 2023। ठीक है, आई थिंक 2023 में शुरू हुई थी। तो 2023 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य पर्यटन को क्या करना है? बढ़ावा देना है। भारतीय पर्यटक बिना वीजा के 30 दिन तक मलेशिया की यात्रा पर रह सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उस डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई करवाइए और वहां पर आराम से बिना वीजा के रहिए। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बेसिकली मलेशिया के बारे में, तो प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है वहां के। फिर से मैं कह रहा हूं, रट लेना इसको, इस बार भी आपने देखा कि एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, और मैं कराता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, रट लेना। प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। और करेंसी क्या है? मलेशियाई रिंगिट यहां की क्या है? बेसिकली करेंसी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, जीएस संधावालिया किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा कि कहां के जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो मुझे लगता है शायद हिमाचल प्रदेश के बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्या सही उत्तर? देखते हैं सही कि नहीं सही है। तो सही है। तो जीएस संधावालिया हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वह हिमाचल प्रदेश के 23वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है उनको नियुक्ति मिली है। यह भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा फैक्ट आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट है, न्यायाधीश जी नरेंद्र को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया अभी हाल ही में। इनको भी आपको क्या करना है? याद रखिएगा। ठीक है, तो दो लोग जो हैं, दो न्यायाधीश ऐसे हैं जिनको भी बनाया गया हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, कई बार आप लोग जो है, कई बार राज्यपाल पूछ लेता है तो आप लोग राज्यपाल टिक करके चले आते हो, या नहीं, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद में जो है की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति के पास दो योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता क्या है? पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा वह उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक क्या हो? अधिवक्ता रह चुका हो। यह जो है दो उसकी क्या है? क्वालिफिकेशन है। अगर हम लोग कार्यकाल की बात करते हैं तो 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है, वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र जो है अपना भेज सकता है। यह भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। और बाकी ये जो है महाभियोग के अंतर्गत इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, बड़ी प्रक्रिया अपने आप जानते होंगे। ठीक है, चलो पढ़ लीजिएगा। हाल ही में क्रिस्टिन फ्रस्टांडोटी किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? मलेशिया की, नेपाल की, आइसलैंड की या फिर चीन की? तो ये बनी है बेसिकली चीन की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा आपका। ओके, चलिए। तो हाल ही में क्रिस्टिन फ्रस्टांडोटी आइसलैंड देश की क्या करनी है? प्रधानमंत्री बनी है।
करेंसी यहां पे क्या है, आइसलैंडिक क्रोना है, आईएसके इसको बोलते हैं बेसिकली। राजधानी रेक्याविक है। राष्ट्रपति हल्ला टामसॉडॉटिर है। फिर से कह रहा हूं, याद कर लेना, ठीक है। मुझे जितनी बार याद है मैं आपको उतनी बार बोलूंगा, याद कर लेना, ठीक। फिर से ना गलत होने पाए क्वेश्चन। वह यूरोप में ब्रिटेन के बाद, यह यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा व विश्व में 18वां सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। कौन, आइसलैंड, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज आपके लिए प्रश्न है कि बताओ किसान दिवस कब मनाया जाता है भैया। 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर। ये बेसिकली आज ही मैंने आपको कराया है, आज के ही करंट अफेयर्स में है, जिसको याद रखिएगा। और अब मुख्य परीक्षा के लिए, अब भैया जिनका हो रहा है लगभग 85 प्लस, लगभग जिनका क्वेश्चन सही हो रहा है, 83, 82, 83 से अबव जिनका हो रहा है, वो लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और ऐसे में जो प्रश्न मैं आपको यहां पर देता हूं उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। बाकी कुछ अनाउंसमेंट मैं कल करूंगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि कल है हमारा क्या, जन्म दिवस, इसलिए हम कल जो है आपको कुछ बताएंगे अच्छी चीजें, ठीक है। चलो, तो 1857 की क्रांति क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात था, समझाइए। क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात था, समझाइए। ये आपको लिखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसके, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बाकी हम लोग चर्चा आरओ पर करेंगे और पीसेस पर करेंगे कि क्या बेसिकली आपको आगे करना चाहिए। एक रणनीति का वीडियो जो है बेसिकली आपको मैं कल बना करके दूंगा, या संभवतः आज शाम तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कोई दिक्कत होगी आरओ पीसी में, कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट है एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।